इस वीडियो में हम स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट हम देखेंगे। दो आपके जो स्केलेटल सिस्टम है समझने के तरीके से दो तरीके से इसको हमने बांट रखा है, एक्सियल और अपेंडिकुलर। इस वीडियो में हम एक्सियल जो स्केलेटल सिस्टम है उसको देखेंगे, लेकिन ये क्या होता है, कैसे काम करता है, उसको पूरा समझेंगे। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्या क्या इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, जैसे कि खोपड़ी है ना, स्कल होगी, स्टर्नम, रिब्स, मेरुदंड, ये सारी बातें हम समझेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं किस तरीके से इनका डिवाइडेशन कर रखा है। तो देखो, 206 हड्डियां होती हैं, ये बात हमें पता है। अब मानव कंकाल का जो वैज्ञानिक या फिर साइंटिफिक जो स्टडी होती है उसको क्या कहा जाता है? ऑस्टियोलॉजी कहा जाता है। ऑस्टियो मतलब हड्डी, लॉजी मतलब उसकी स्टडी करना। ठीक है। अब दो भागों में डिवाइड किया जाता है, एक तो है एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। पूछते हैं हमें स्केलेटल सिस्टम, यही पता है कि क्या है बस स्केलेटल सिस्टम। इसके फिर डिवाइड करते हैं, फिर कौन सी हड्डियां कौन से सिस्टम के अंदर आती हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेंगे। एक्सियल स्केलेटल जो सिस्टम होता है, ये इसको एक्सियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक एक्सिस में, आपकी पूरी बॉडी में एक्सिस में है। कौन सी है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। जब आप सीधे खड़े होते हो, सीधे खड़े होने पर कौन सी हड्डियां आएंगी? तो ये हड्डियां आपकी सीधे खड़े होने पर दिखाई देती हैं। वही सारी एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आती हैं। क्या है? शरीर के मध्य भाग, सेंट्रल एक्सिस का ये निर्माण करता है। ये पूरा एक सेंट्रल एक्सिस है। कितनी हड्डियां होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर होती हैं 80 हड्डियां। 206 में से 80 इसके अंदर होती हैं और 126 इसके अंदर होती हैं। इस तरीके से टोटल 206 हड्डियां आपकी बॉडी के अंदर बन जाती हैं। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपकी खोपड़ी की हड्डियां हैं, रीढ़ की हड्डियां आ गई इसके अंदर, स्टर्नम और रिब्स। स्टर्नम मतलब आपकी जो रिब्स हैं, ये जो पसलियां हैं और इनके बीच में एक हड्डी होती है, ये सब कुछ आ जाती हैं एक्सियल में। अपेंडिकुलर में क्या है? आपके जो लिम्स हैं, भुजाएं हैं और अंग हैं। भुजाएं मतलब इसके अलावा बीच का जो बच गया, बीच का है तो एक्सियल है, बाकी बच गया आपके हाथ और पैर, ये पूरा आएगा आपका अपेंडिकुलर में। उपांगीय कंकाल या फिर अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में अपर एक्सट्रीमिटीज और लोअर एक्सट्रीमिटीज। अपर एक्सट्रीमिटीज मतलब आपकी ये जो पेल्विक एरिया है, इससे ऊपर की हड्डियां वो अपर की, और लोअर में आपकी पैरों की हड्डियां आ जाती हैं। अपर एक्सट्रीमिटीज में जैसे कि पेक्टोरियल गर्डल आ गई है ना, लोअर एक्सट्रीमिटीज आ गई, पेल्विक गर्डल है। ये टोटल 126 हड्डियां होती हैं। शॉर्ट में हम इनको देख रहे हैं, डिटेल में तो हम इस वीडियो के अंदर एक्सीएल को पढ़ेंगे। पहले इनका डिवाइडेशन किस तरीके से है, कौन से सिस्टम में कितनी हड्डियां होती हैं, वो हमने समझा है। मोटा मोटा अगर आप देखना चाहो तो ये हड्डियां होती हैं हमारे बॉडी के अंदर। इनको हम डिटेल में भी देखेंगे, लेकिन ये नाम इनके आप देख सकते हो, जो फेमस नाम है वो यहाँ पर दिए गए हैं। ये क्रेनियल बोन्स या फिर क्रेनियम की हड्डियां होती हैं, जो आपके जो सर का पार्ट है वो बनाती हैं। फिर ये है क्लेविकल हड्डी। क्लेविकल मतलब कॉलर बोन। यहाँ पर ये कॉलर बोन है, इसको ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। ब्यूटी बोन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो मॉडल्स हैं उनके लिए ऐसा कहा जाता था पहले, और अभी भी कहा जाता है कि मॉडल बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। उसकी ब्यूटी बोन, ये जो बोन है ये दिखाई देनी चाहिए, स्लिम ट्रिम होनी चाहिए। इसलिए ये जिसकी बोन दिखाई नहीं दे रही, इसका मतलब वो महिला बल्की है और वो मॉडल बनने के लायक नहीं है। अगर वो मॉडल बनने के लायक नहीं है, इसका मतलब उसकी ब्यूटी बोन नहीं दिखेगी। तो ब्यूटी से इसको जोड़ दिया तो इसको ब्यूटी बोन कहने लग गए। एक्चुअल में इसका नाम क्लेविकल बोन है। फिर है थोरेसिक केज। केज का मतलब पिंजरा। तो आपका ये जो पूरा पिंजरा है जिसके अंदर ये सारी जो पसलियां आ गई, ये बीच की स्टर्नम बोन है, ये स्टर्नम हो गई, ये रिब्स हैं, इनको पसलियां कहा जाता है। फिर वर्टिब्री कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम कहा जाता है इस रीढ़ की हड्डी। ये ह्यूमरस बोन है, हाथ में ऊपर की ह्यूमरस है। हाथ में अंगूठे के साइड में जो सामने हड्डी है वो है रेडियस, पीछे वाली है अल्ना। कलाई की हड्डियों को कार्पल कहा जाता है। मेटाकार्पल उसके आगे की जो हड्डियां होती हैं आपकी, एक कह सकते हो हथेलियां हैं, उसके पीछे की जो हड्डियां होती हैं मेटाकार्पल। फिलेंजेस आपकी उंगलियों में होती हैं। फ्यूमर हड्डी है आपके जांग की, थाई की हड्डी को फ्यूमर कहा जाता है। पटेला आपकी जो ये घुटना होता है, घुटने में जो गोल गोल हड्डी होती है ये होती है पटेला। टीबिया हड्डी होती है आपकी घुटने के जस्ट नीचे, आगे वाली हड्डी है टीबिया, पीछे वाली एक हड्डी साइड में रहती है वो है फिबुला।
जैसे हाथों की कलाई में कार्पल बोन्स थी, पैरों में ये होती हैं टार्सल बोन। टार्सल बोन के आगे होते हैं मेटाटार्सल, और ये नाम इनका जो है फेलेंजेस, ये नाम एज इट इज सेम टू सेम रहता है। ये जो एरिया है इसको बोलते हैं पेल्विस एरिया। ये पूरा पेल्विक एरिया बोल सकते हो आप, पेल्विस एरिया भी बोलते हैं, दोनों नाम यहाँ पर चलते हैं। ठीक है, ये सारी जो मेजर जो बोन्स थी वो हमने देखी है, और इनको डिटेल में देखेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। ये आपकी रीढ़ की हड्डियों का डायग्राम है। रीढ़ की हड्डियों में कितनी आती हैं? ये सर्वाइकल, ये क्लीवस है ना, इसके बारे में ये हड्डी नहीं है सर्वाइकल। सर्वाइकल यहाँ पर है, ये ऐसे यहाँ पर एक नाम दे रखा है, जो क्लीवस नाम है, आपकी हड्डियों से संबंधित नहीं है। सर्वाइकल है, थोरेसिक है, लंबर है, सैक्रल है और कॉक्सिक्स है। एक एक को समझेंगे, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सर्वाइकल में आपकी 7 हड्डियां होती हैं, थोरेसिक में 12 हड्डियां होती हैं, लंबर में कितनी हड्डियां होती हैं? 5 होती हैं, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक। बच्चे में यहाँ पर 5 होती हैं और ये 4 होती हैं। एक एडल्ट जो आदमी है उसके अंदर 26 हड्डियां होती हैं, बच्चा होता है उसके अंदर 33 हड्डियां होती हैं। वीडियो यहीं पर स्टार्ट नहीं होती, ये स्टार्टिंग हो रही है वीडियो की, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइए। ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, रीढ़ की हड्डी है, इनके बीच में ये डिस्क लगी रहती हैं। डिस्क क्या है? इन डिस्क में शॉक को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रहती है, शॉक को ये अब्जॉर्ब कर लेती है। चलिए, है ना, आप इसको तरीके से स्टार्ट करते हैं। यह आपका कंकाल तंत्र है ना, द स्केलेटन। टोटल हड्डियां आपके कंकाल के अंदर होती हैं 206। अब ये 206 हड्डियां किस तरीके से बांट रखी है हमने देखा है। 80 हड्डियां तो आपके एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में होंगी, 126 हड्डियां होंगी आपके उपांगी या फिर अपेंडिकुलर में। 80 और 126 को जब आप जोड़ते हो 206, 206 बोन्स आपकी बन जाती हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस में होने की वजह से सेंट्रल एक्सिस बद्दे का भाग है। कौन कौन से पार्ट होते हैं एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में? स्कल मतलब खोपड़ी, स्टर्नम मतलब आपकी ये बीच की हड्डियां, आपकी रिब्स, रिब्स मतलब पसलियां, और रीढ़ की हड्डी, बस ये सारी मिलकर कितनी हड्डियां बन जाती हैं? 80 हैं। 126 और बच गई, 206 में से 80 अगर निकल जाते हैं, 206 में से 80 निकालने के बाद में 126 बचेंगी। वो 126 कौन कौन सी हैं? ये आपकी पेक्टोरल गर्डल, ठीक है, ये है पेक्टोरल गर्डल, इसमें आपकी स्केपुला वगैरह हड्डियां आ जाती हैं। इसके बाद में ये हाथ आ गए दोनों साइड के, फिर ये पेल्विक गर्डल आ गई, और फिर ये आपकी ये पैरों की हड्डियां। ये इतनी ज़्यादा संख्या में इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पर ये कलाई वाली हड्डियां हैं, ये बहुत सारी हो जाती हैं। कार्पल, मेटाकार्पल और फेलेंजेस, छोटी छोटी हड्डियां हैं, ये जुड़कर बहुत ज़्यादा बन गई, इसलिए यहाँ पर 126 हो गई। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, उसको समझते हैं। कौन सी हड्डियां कितनी होती हैं? टोटल हमने देख लिया कितनी हड्डियां हैं आपके पास, 80 हड्डियां हैं अक्षीय कंकाल तंत्र या फिर एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में। आपके जो स्कल है, खोपड़ी है, उसके अंदर कितनी हड्डियां मिलेंगी? 22। इसके बाद में ऑडिटरी, जो आपकी कान की छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, वो 6 मिलेंगी। एक कान में 3 और दूसरे कान में भी 3। कितनी हड्डियां हो गई? 6 हड्डियां हो गई। अब एक आपके गले में हड्डी होती है, हायोइड बोन होती है, फ्री रहती है, वो किसी भी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी हुई होती, वो एक होती है। फिर आपके वर्टिब्री कॉलम, रीढ़ की हड्डियां होती हैं 26, इनकी संख्या 26 होती है। मैंने आपको बताया जो एडल्ट मेल है उसके अंदर 26 होते हैं, बच्चों में 33 नंबर्स होते हैं, अगर आपको स्पेसिफिक एग्जाम में पूछे तो ध्यान रखना। फिर है थोरेसिक, थोरेसिक में ये 25 हड्डियां होती हैं। थोरेसिक मतलब आगे का जो हिस्सा है। 24 तो रिब्स हैं और एक आपकी स्टर्नम हो गई। इनको आप जोड़ोगे तो नंबर आपके सामने 80 आएगा। बस ये आपका स्केलेटल सिस्टम, इतना ही था। आगे और भी है, देखो ये थोड़ा सा डायग्राम में दे रखा है ताकि आपको देखने में और अच्छा लगे और समझ में आ जाए। हमारा काम है समझना इसको अच्छे तरीके से, ताकि दिमाग में पूरा ये जो पिक्चर है क्लियर हो जाए, कहीं पर भी ऐसे देखने की जरूरत ना पड़ेगी ये कहाँ से आ गया, ये हड्डी हमें बताई हुई नहीं थी। सबसे पहले 22 हड्डी आपकी खोपड़ी में है, इनको हम देख भी लेंगे ना, स्कल में कौन कौन सी हड्डियां हैं। जो हमने यहाँ पर बात करी वो सारी हैं। ये हायोइड बोन यहाँ पर है गले में, ठीक है, ये हायोइड बोन है। वर्टिब्री कॉलम, ठीक है, ये नंबर ऑफ बोन्स 26, कहाँ से लिया है ये वर्टिब्री कॉलम यहाँ से नहीं लेके आए, ये रही ये वर्टिब्री कॉलम। ये थोरेसिक केज, ये पूरा जो पिंजरा है,
इस पूरे पिंजरे में कितनी हड्डियां मिलेंगी आपको? 25। 25 कौन सी हैं? ये बीच वाली जो हड्डी है इसका नाम है स्टर्नम, और ये है आपकी पसलियां, ये रिब्स हैं। ये 24। 24 तो पसलियां हैं, एक आपकी क्या हो गई, ये स्टर्नम हो गई। और फिर कान की हड्डियां इस साइड 3 है, इस साइड 3 है, 6 ये हो गई। ऐसे टोटल मिलाकर पूरी आपकी ये 80 हड्डियां बन जाती हैं। कैसे कैसे हैं? सबसे पहले जो स्कल की हड्डियां होती हैं, क्रेनियम हड्डियां बोलते हैं, कपाल आप इसको बोल सकते हो, सिर की हड्डी बोल सकते हो, खोपड़ी की हड्डियां बोल सकते हो। ये जो संख्या है, इनकी संख्या होती है आपकी 8। इसलिए कहा गया था स्कल में टोटल कितनी हड्डियां हैं? 22। स्कल में 22 है, और इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है स्कल को। एक तो क्रेनियम, और दूसरा डिवाइड कर रखा है फेशियल बोन्स। आपको पूछ सकते हैं, आपको पूछें स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं? 22 होती हैं। क्रेनियम में, क्रेनियम मतलब ये कपाल ऊपर का जो हिस्सा है एकदम, इसकी बात हो रही है, नीचे की बात नहीं हो रही। इस हिस्से में कितनी हड्डियां होती हैं? 8। फेस में कितनी हड्डियां होती हैं? 22, नहीं सॉरी 14 और 8 22, ये होती हैं 14। यहाँ पर आपको दिखाई अगर दे रहा हो, ये होती हैं 14। 14 8 22, 14 हो गई, 8 हो गई, कितनी हो गई? 22 हो गई। 3 3 कान में है, कितनी हो गई? 28 हो गई। और यहाँ पर एक है 29। ये आपका जो धड़ है, इससे ऊपर अगर कोई हड्डी पूछे तो कितनी है? 29। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं ना, आज तक पूछा नहीं गया लेकिन ध्यान रखना, ठीक है। अब आपकी जो क्रेनियम की ये जो ऊपर वाली हड्डियां हैं, ये कितनी हैं? 8 हड्डियां हैं। ध्यान में रखने वाली बात है, नाम इनके बहुत ही अजीब हैं लेकिन याद रखने पड़ेंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए हैं, कोई ऑप्शन नहीं है। पहली कौन सी हड्डी है? इथमोइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, स्पिनोइड, पेराइटल और टेम्पोरल। इसमें ये जो 4 हड्डियां हैं ये एक एक होती हैं। कौन सी? इथमोइड, फ्रंटल, ऑक्सीपिटल और स्मोइड और स्पिनोइड, ये एक एक होती हैं। और पेराइटल और जो टेम्पोरल है, इनकी संख्या कितनी होती है? 2 2 होती है। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने जा रहे हो, ये वीडियो वैसे तो और कोई शायद नहीं देखेगा। फिजिकल एजुकेशन टीचर्स के लिए 2 नाम आपको याद अगर आ रहे हैं, या फिर इस इन हड्डियों में अगर आप देख पा रहे हो, तो एक तो होता है फिजिकल, एक होता है एजुकेशन, एक होता है टीचर, ठीक है। पीटी सर भी बोल देते हैं, पीटी मैडम भी बोल देते हैं। तो ये जो पीटी है, ये आपको ऐसे आप कह सकते हो कि सबसे स्ट्रोंग होता है, स्कूल में सबसे स्ट्रोंग है। स्ट्रोंग है तो इसमें डबल ताकत है, डबल ताकत है यहाँ पे लिख दो, इनमें डबल ताकत है। तो पी का मतलब है पेराइटल, टी का मतलब है टेम्पोरल। कितनी है? ये 2 हैं और ये 2 हैं, बाकी सभी एक एक है, ठीक है। बाकी इथमोइड एक है, फ्रंटल एक है, ऑक्सीपिटल और ये स्पिनोइड भी एक है। इसका इस तरीके से ई एफ ओ एस पी टी, ये मैं इस तरीके से इनको याद करता हूँ, इसलिए मैंने इसी सीक्वेंस में आपके लिए लिखा है। ई एफ ओ एस पी टी। ई एफ ओ एस एक एक होती हैं, और पी और टी 2 2 होती हैं। ऐसे जुड़कर ये 8 हड्डियां बन जाती हैं। ये यहाँ पर समझ में आ गई बात। इसके बाद में आपकी ये जो चेहरे की हड्डियां हैं, अस्थियां हैं, बोन्स हैं, ये कितनी होती हैं? तो ये सभी 2 2 2 2 2 हैं, और एम और वी ये एक एक हैं। तो याद आप इसको रख सकते हो, आई एल एम एन, आई एल एम एन। इसके बाद में कौन सा हो गया? देखो, आई हो गया, एल हो गया, और ये एम हो गया, और ये एन हो गया। कौन कौन सा बचा? जेड और पी। तो आई एल एम एन पी और जेड। यहां पर एक एक हड्डी कौन सी है? एम और वी। ये इस सीक्वेंस में आप याद कर सकते हो। आप ऐसे भी याद कर सकते हो, आई एल एम एन पी, ठीक है। ये याद इसलिए किया है क्योंकि एबीसीडी तो हम सभी ने सीखी है, ये एबीसीडी के अकॉर्डिंग लिखे गए हैं। एमवी को अलग में क्यों लिखा है आप समझ गए होंगे, क्योंकि एक एक हड्डियां होती हैं। आई से स्टार्ट करो आप एबीसीडी, आई जे के एल। आई, जे नहीं है, के नहीं है, एल है, एम है, एन है, ओ नहीं है, पी है, और जेड तो लास्ट में आएगा। 2 लास्ट में इसलिए लिखी हैं क्योंकि एम और वी है, ये आपकी जो मैंडिबल और वोमर बोन है, ये कितनी होती हैं? इन दोनों की संख्या क्या होगी आपके लिए? एक एक रहती है, बाकी सारी हड्डियां 2 होंगी, ठीक है।
अब इनको आप आराम से लिख भी सकते हो, अलग से इनको दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। ये एम और वी, ठीक है, ILMNPZMV, ILMNPZMV, बार बार बोलोगे याद रह जाएंगी, नाम इनके ध्यान में रखना। अब ये जो जेड है इसको मेलर बोन भी कहते हैं, यह है पैलेटाइन, क्या है, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, नेसल, लैक्रिमल, पैलेटाइन, इंफीरियर नेसल, कॉन्क्ला, या फिर कॉन्का भी इसको कह सकते हैं, कौनचा कह सकते हैं, वोमर और मैंडिबल, मैंडिबल या फिर वोमर। कितनी कितनी है, दो 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 सब होती हैं। एम और वी ये क्या मिलेंगी, एक एक मिलेंगी, ये पूरी जोड़कर आपकी 14 बन जाती है। कहाँ कहाँ पर होती हैं ये देख लीजिए, ये आपके सामने पूरा डायग्राम है, कहाँ कहाँ पर मिलेंगी ध्यान से देखो। ये अब डायग्राम पहले हम ध्यान से देखेंगे, इसके बाद में इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर बस इनको नॉर्मल हम देखेंगे कहाँ पर होती है, क्या होती है, ये सारा कुछ यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले जो हड्डियाँ हमने समझी वो देख ली, पी और टी को देख लो सबसे पहले, तो ये है टेम्पोरल, कनपट्टी होती है, ये देखो, ये आपका जबड़ा है, जबड़े के ऊपर कनपट्टी, एक यहाँ पर है एक उस साइड है, ठीक है। एक यहाँ पर स्क्वेमस सूचर दे रखे हैं, ये सूचर है, ये रहे सूचर, ये सूचर है, ये आपकी जो खोपड़ी है उसके ये जॉइंट्स हैं, ये सूचर जॉइंट्स कहा जाता है। ये इमूवेबल जॉइंट है, ये मूव नहीं करते बिल्कुल भी, एक ये रिजिड रहते हैं। जैसे कि ये हाथ का मेरा ये जो कलाई का जॉइंट है ये मूव कर रहा है, ये मूव नहीं कर सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि सर को किसी ने थोड़ा सा हिलाया हो और हड्डियां आपस में हिल रही हो, बिल्कुल नहीं हिलेंगी, क्योंकि सूचर मतलब ये इमूवेबल जॉइंट्स आते हैं, इनको आप मूव नहीं कर सकते, ये होते हैं सूचर जॉइंट्स, आपकी खोपड़ी के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसके बाद में टेम्पोरल बोन हो गई, पैराइटल बोन यहाँ पर होती है ना, ऊपर ये खोपड़ी में इस तरीके से पैराइटल बोन होती है। ये कोरोनल सूचर, ये अलग अलग सूचर के नाम है, आपको बस सूचर ध्यान में रखना है, ठीक है, आगे भी आएगा वहां पर भी देख लेंगे। फिर फ्रंटल बोन, फ्रंटल बोन आपका जो माथे की सामने की हड्डी है वो कौन सी है, फ्रंटल बोन है। इसके बाद में यहाँ पर भी आप देख सकते हो, देखो कितनी बड़ी बोन है फ्रंटल, ठीक है। टेम्पोरल बोन आपकी कनपट्टी यहाँ पर हो गई, टेम्पोरल बोन के ठीक थोड़ी सी ऊपर होती है स्पिनोइड, ये नाम वहाँ पर अगर आपको याद रहेंगे तो यहाँ पर अच्छे तरीके से समझ में आ जाएंगी। फिर आप और देखो तो ये इथमोइड बोन, हम सबसे पहले कौन सी बात कर रहे हैं, स्कल ऊपर की जो आपकी खोपड़ी है उसकी हड्डियों की बात करेंगे, फेशियल बोन्स को बाद में देखेंगे। इथमोइड बोन कहाँ पर है, इथमोइड बोन आपकी जो फ्रंटल बोन है इससे जस्ट नीचे यहाँ पर इथमोइड बोन है, यहाँ पर भी दे रखा है, देखो ये रही इथमोइड बोन, ये फ्रंटल बोन है, इसके नीचे यहाँ पर है इथमोइड बोन। ये लोकेशन हम क्यों देख रहे हैं, पूछते हैं, पता होना चाहिए, ये जरूरी है। ऑक्सीपिटल आपके ये जो खोपड़ी है इसके पीछे वाली हड्डी है, यहाँ पर मिलेगी ऑक्सीपिटल बोन। और कौन सी बोन बच गई, सभी हो गई, ये पैराइटल हो गई, ठीक है। पैराइटल बोन यहाँ कहीं पर बीच में होती है, ये देखो, ये आपको मिलेगी टेम्पोरल बोन से ऊपर, ये रही पैराइटल बोन। वहां पर समझ में नहीं आ रहा, यहाँ पर देखो इसको, यह पैराइटल बोन कहाँ पर है, आपकी टेम्पोरल बोन है इससे जस्ट ऊपर, ये रहेगी पैराइटल बोन। और कौन सी बच गई, आपकी ये सारी खोपड़ी की जो बोन है फ्रंटल हो गई, ये सारी हो गई। अब आप देख लो आपकी फेशियल बोन्स हैं, उनको देख लो कितनी होती हैं, 14, ये कितनी होती हैं, 8, ठीक है। स्कल की 8 है, ये 14 है, टोटल मिलकर कितनी बन जाती हैं, 22, 22 हड्डियां बन जाती हैं। मैंडिबल है जबड़े की सबसे मजबूत बोन है, सारी जितनी भी हड्डी हैं आपकी स्कल की, एकमात्र एक ऐसी हड्डी है जो मूव कर सकती है, बाकी कोई मूव नहीं कर सकती, ठीक है। सिंगल ये बेंडिबल ऐसी हड्डी है, आप जबड़े से खाना खाते हो, बोलते हो, मैं जैसे बोल रहा हूँ तो ये नीचे वाली हड्डी मूव कर रही है, पूरी और बॉडी की आपकी आपकी जो फेशियल बोन्स हैं और आपकी स्कल की बोन है जो भी, वो मूव नहीं करेंगी मैंडिबल को छोड़कर, ये याद रखने वाली बात है। जाइगोमेटिक बोन आ गई, ठीक है, जाइगोमेटिक मतलब ये गाल की बोन है। इंफीरियर नेसल कौनचा ना, कौनका कुछ भी कह सकते हो आप इसको, नेसल मतलब नाक की हड्डी है ये, ठीक है। स्पिनोइड हो गया, और ये है लैक्रिमल, आंख के अंदर की तरफ ये हड्डी होती है, ये मैंडिबल भी आ गई। ये मैक्सिला, मैंडिबल नीचे वाला जबड़ा, मैक्सिला ऊपर वाला जबड़ा हो गया। फिर है जाइगोमेटिक, जाइगोमेटिक हड्डी का आप देखो कहाँ पर है, यहाँ पर हमने देख भी लिया, वो जाइगोमेटिक चिक बोन भी इसको कह सकते हो। फिर है लैक्रिमल, ठीक है, लैक्रिमल बोन क्या है, नाक की ऐसे ऊपर वाली ये टाइट वाली हड्डी होती है, हो गई लैक्रिमल।
नेजल बोन भी हो गई, जाइगोमेटिक, ये नेजल, ये सारी बोन हो गई। इनकी लोकेशन देख लो एक बार आप, सारी बोन्स जो हैं जो हमने पीछे देखी थी वो सब समझ ली। इस तरीके से इनको समझना है, कहाँ कहाँ पर इनकी लोकेशन होती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कितनी हड्डियां होती हैं ये संख्या तो पूछ चुके हैं, वापस भी पूछना, ध्यान में रखना है। इससे हम आगे की अब बात करते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ये देखो। अब एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने खोपड़ी की हड्डियां देख ली, फेशियल बोन्स देख ली, ये हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पर आ जाइए, हमने यही देखा था कि एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में आपकी खोपड़ी और ये बीच का हिस्सा ये पूरा आता है। ये हड्डियां 8 हैं, ये 14 हैं, ये कितनी है 6। यहाँ पे अगर ये 6 हो जाएं तो ये 6 कर दो पहले कंप्लीट। ये कान की जो हड्डियां हैं इनको 6 कंप्लीट कर दो, ठीक है। ये मेलियस, इनकस और स्टेपिस या फिर स्टेप्स भी कह सकते हो, ये 2 2 और 2 हैं। हर एक कान में एक 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 मिलेगी, तो 3 एक कान में हो गई, 3 एक कान में हो गई। टोटल कितनी हड्डियां हो गई 6 हो गई। ये 6 कंप्लीट हो गई, 8 14 6। एक हड्डी गले में होती है जो कि आप इसको बोल सकते हो हायोड बोन, ये हायोड बोन होती है। आप गिनते रहना, 8 14 22 28 6 ये हो गई और एक 29। अभी तक हमने कितनी हड्डियां को देख लिया, 29 हड्डियों को देख लिया। और अब आगे देखो, आपकी वर्टिब्री जो कॉलम है, आपकी जो पीछे की रीढ़ की हड्डी है, स्टार्टिंग में हमने एक डायग्राम भी देखा था, वहां पर सर्वाइकल सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो सर्वाइकल का होता है, 7 हड्डियां होती हैं। फिर है थोरेसिक, थोरेसिक मतलब ये आपकी चेस्ट आगे, इस चेस्ट के पीछे 12 हड्डियां होंगी थोरेसिक की, इसको डोर्सल वर्टिब्रा भी कह सकते हैं। ये हो गई आपकी थोरेसिक। लंबर, लंबर मतलब कमर की हड्डियां, ये 5 होती हैं। सैक्रल होती है और कॉक्सिक्स होती है, कॉक्सिक्स को टेल बोन भी कहते हैं, लास्ट की हड्डियां होती है। लाइब्रेरी में जब आप बहुत देर तक बैठते हो और आपका पोस्चर सही नहीं रहता, जैसे कि आप ऐसे बहुत ढलान में बैठते हो और आगे आपके टेबल रखी होती है, उस पर पैर रखे रहते हैं, पोस्चर सही नहीं है, लंबे टाइम तक जब उस पोस्चर में आप बैठोगे तो टेल बोन है वो धीरे धीरे क्या होगी, टच होना स्टार्ट हो जाएगी। लॉन्ग टाइम तक बैठोगे टेल बोन में या फिर कॉक्सिक्स बोन है उसमें दर्द होना, पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये आजकल जो वीडियोस देखते हो उसमें फिर वो दबा दबू के सही करते हैं। ऐसी नौबत ना आए, पोस्चर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितनी हड्डियां हो गई, ये 26 हो गई। जोड़ते रहेंगे हम, ठीक है। 29 ये थी, 26 ये हो गई, ठीक है। अब आगे 25 हड्डियां या फिर 25 बोन आपके थोरेसिक के अंदर होती हैं। थोरेसिक मतलब एक हमने देखा था पीछे, एक बीच में ये स्टर्नम बोन है, इसको बोलेंगे स्टर्नम। 24 हड्डियां या फिर 24 रिब्स आप बोल सकते हो, इनको पसलियां बोल सकते हो, ये होती हैं। तो 24 रिब्स हैं, एक आपकी स्टर्नम हो गई। टोटल कितनी हो गई 25। आप अगर जोड़ना चाहो तो इनको जोड़ सकते हो, है ना। 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 का 0 आगे 2, तो 2 यहाँ पर आ गया, 2 2 4 2 6 और 2 8। कितनी हड्डियां हो गई 80 हड्डी हो गई। 80 हड्डी कंप्लीट हो गई। दोबारा समझ लो, है ना, एक बार रिवीजन अगर करना चाहो तो 8 हड्डी यहाँ पर ऊपर स्कल में, 14 हड्डी कहाँ पर होगी फेस में, 6 3 एक कान में, 3 एक कान में, ठीक है। 14 8 22 और 6 28, एक हायोड बोन 29। रीढ़ की हड्डी हैं, रीढ़ की हड्डियां या फिर स्पाइनल कॉर्ड में आपकी कितनी है 26 और 25 आपके थोरेसिक में। 26 और 25 इनको आप जोड़ोगे और पहले की 29 हड्डियों को जोड़ोगे, यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 80 की। 80 हड्डियां हैं। एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में हमने कितनी हड्डियां देखी थी, 80 देखी थी। आगे समझ में, इतना ही बस समझना है, बाकी जो भी हमने समझा है उसको आगे थ्योरी में लिखा हुआ है, समझना जरूरी है। ये जो बातें हैं जो भी हमने समझी थी यहाँ पर दे रखी हैं। ये है सर्वाइकल की हड्डियाँ 7 हैं, थोरेसिक में 12 हड्डियाँ होंगी, थोरेसिक में सबसे ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं 12। फिर लंबर आपका कमर का एरिया है। अगर आपको कोई पूछे कि किसी के ऐसे स्लिप डिस्क हो गई और कमर में लोअर बैक पेन हो रहा है, लोअर बैक पेन होता है आपकी L4 और L5 में, L4 और L5 में। लंबर मतलब आपके कमर में जैसे 5 हड्डियां हैं तो L1 L2 L3 L4। आजकल जो दर्द हो रहा है वो L5 से S1 में भी होता है। तो सैक्रम में तो एक ही हड्डी होती है, बच्चे में ज़्यादा होती है। तो ये बच्चे में जो ज़्यादा होती है, जैसे बच्चा बड़ा होता है जुड़ते जुड़ते वो एक हड्डी बन जाती है। तो यहाँ पर और लोअर
बैक में अगर नीचे में पेन होता है तो L4 L5 के बजाय L5 S1 में भी दर्द हो जाता है, लोअर बैक पेन की समस्या है। ये आगे पेन वगैरह की बात जब आएगी जब देख लेंगे। अब ये हो आपका थोरेसिक केज, ये हमने देख लिया 24 कौन सी है, ये 24 है। और 12 जोड़े आप इनको कह सकते हो। बीच में ये जो हड्डी है, स्टर्नम हड्डी है, इसको बोलते हैं स्टर्नम, ये 25 हो गई। कान में 6 हड्डियां हैं, दोनों कान में 3 होती हैं। हायोइड बोन यहाँ पर मिलेगी आपको ना, घोड़े की सी आकार की, तो घोड़े की नाल होती है, यू शेप की एक हड्डी होती है। ये पूरी हड्डियां जब आप जोड़ोगे तो कितनी बच जाएंगी, 80 हड्डियां बन जाएंगी। ये 80 हड्डियां नहीं बनेंगी, इनमें कब मिलाओगे, जब वो फेशियल बोन मिलाओगे और स्कल वाली बोन मिलाओगे, तब जाके ये 80 हड्डियां बन जाएगी। इनको हमने समझ लिया। अब जो भी हमने समझा है इसको आप देख लो, बहुत ही जल्दी से इसको हम कवर कर सकते हैं। अब क्रेनियम में 8 हड्डियां थी, ये हमने देख लिया। फेशियल बोन्स 14 थी, ये भी हमने समझ लिया। 8 इर्रेगुलर अस्थियों से मिलकर बना होता है। क्या बना होता है, आपका क्रेनियम। ये पूरा क्रेनियम है। देखो क्रेनियम मतलब यहाँ पर जो नाम लिखा हुआ है क्रेनियम, क्रेनियम का होता है यहाँ पर एक फ्लोर, ठीक है, एक फर्श होता है, क्रेनियम का एक फर्श होता है, उसके ऊपर सारी हड्डियां जुड़ी रहती हैं। तो क्रेनियम जो फ्लोर है, फर्श जैसे कि फाउंडेशन होते हैं अपने घरों में, उसी तरीके से रहता है। तो ये जो हड्डियां हैं इनको क्रेनियम बोन्स भी कहा जाता है, ये भी ध्यान में रखना। क्रेनियम बोन्स कह सकते हैं, क्रेनियल बोन्स भी कहते हैं। कपाल जो होता है, कपाल में क्रेनियल या फिर क्रेनियम दोनों सेम एक जैसे नाम है। इरेगुलर बोन्स यहाँ पर होती हैं। यहाँ पर एक तो होता है बेस, जिस पर मस्तिष्क टिका रहता है, मस्तिष्क टिका रहेगा, उसके ऊपर आपकी पूरी ये खोपड़ी रहती है। एक होता है वोल्ट, जो मस्तिष्क को चारों ओर से ढकता है। चारों ओर से ढकने वाला कोई ना कोई ऐसी मेम्ब्रेन या फिर दीवार होगी, उसको वोल्ट कहा जाता है। याद रखना, बेस है जिसपे आपका जो माइंड है वो टिकेगा। तोरण या फिर वोल्ट है वो पूरा आपके दिमाग को ढक के रखता है। अब ये नाम आपके सामने एक बार फिर आ गया, पेरियोस्टियम। कपाल की जो अस्थियां हैं उनका जो भीतरी का आवरण है, अंदर से उनको कोई कुछ ना कुछ कवरिंग रहती है, उसको क्या होता है, डूरा जो मैटर होता है, डूरा एक मैटर होता है, सब्सटेंस होता है, बाहरी परत से बना होता है। इस पर मस्तिष्क एवं रक्त वाहिनियों के कारण अनेक लकीरें उभार व गड्ढे बने रहते हैं ना। डूरा मैटर होता है, ये मस्तिष्क के अंदर रहता है, इसमें थोड़े थोड़े ऐसे लगता है कि कुछ ना कुछ लकीरें बन गई, स्क्रैच जैसा हो गया है, यह डूरा मैटर, ठीक है। कपाल के आधार बेस में बहुत सारे छेद होते हैं। छेद आपको जरूर मिलेंगे, क्योंकि दिमाग से सिग्नल और दिमाग को एनर्जी वगैरह देने का काम है। तो ये फ्लोर है तो पूरा ऐसे मजबूत फ्लोर नहीं मिलेगा, ऐसे छेद मिलेंगे। छेद में से क्या जाएंगे, आपकी ब्लड वेसल्स जाएंगी, ठीक है, लिम्फ वेसल्स जाएंगी, है ना, और नर्व जाएंगी। नर्व तो जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि दिमाग से आपको सिग्नल लेकर और फिर पूरी पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाते हैं। तो ये जो आपका फ्लोर है, ये जो तल है क्रेनियम का, जो फ्लोर है, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे छेद रहते हैं कहीं कहीं जगह। ब्लड वेसल्स वहाँ से निकलेंगी और निकलकर पूरी बॉडी के अंदर जाती हैं। ये अनेक जो छिद्र होते हैं, जो पोरस होते हैं, उनको कहा जाता है फोरामिना। नाम याद रखना है, उसको फोरामिना कहा जाता है। पूर्ण विकसित कपाल की अस्थियां इमूवेबल जॉइंट्स होते हैं, जो कि बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते, जिनको क्या कहा जाएगा, सूचर कहा जाएगा। सूचर जॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल भी मूवमेंट इनके अंदर हमें देखने को नहीं मिलती। इसके बाद में है फ्रंटल बोन। ये हमने सब देख लिया कहाँ पर क्या होती है, तो आप देख सकते हो एक इरेगुलर फ्लैट बोन है और अग्र और ऊपरी भाग बनाती है ना, कपाल का आगे वाला हिस्सा बनाती है। और ये फोरहेड में होती है। जब आवाज में गूंज हो ना, रेजोनेंस उत्पन्न करना और खोपड़ी को हल्का बनाना, लाइट वेट बनाने के लिए काम में आती है। ज़्यादा कोई बहुत मोटी भारी हड्डी नहीं होती। फिर है पेराइटल। पेराइटल दोनों, और पैरेटल से नाम आ गया। पी और टी दोनों हड्डियां कितनी होंगी, दो होंगी, बाकी सारी एक हड्डियां हैं। तो खोपड़ी का जो वोल्ट है उसका अधिकांश भाग बनाती हैं ये जो कनपटी है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये है पैरेटल, साइड में हड्डियां होती हैं पैरेटल। जन्म के समय पैरेटल अस्थियों के कोणों पर झिल्लीदार रिक्त स्थान रहते हैं, इसे फोन्टेन्स कहते हैं। ये याद रखो तो ठीक है, नहीं रखो तो कोई बात नहीं। इसके बाद में है ऑक्सीपिटल, पीछे हो गई है कपाल का पश्च भाग, ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट बनाते हैं। एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हमने स्टार्टिंग के वीडियो में देखा था, ये तो टर्मिनोलॉजी है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, लेटरल, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रॉक्सिमल, डिस्टल, ये सभी आपको याद होनी चाहिए। तो ये आपकी जो कपाल है, आपकी जो स्कल है, उसका पीछे वाला भाग बनाती है।
3 भागों से बनी होती है, याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। स्क्वेमस, बेसिलर और 2 लेटरल मतलब पीछे की साइड में। ये याद रखने वाली बात है एक। इसमें फोरामेन एक मैग्नम होता है ना? आधार में स्थित रहता है, इससे पूरी जो आपकी पाइपलाइन है स्पाइनल कॉर्ड की वो निकलती है। ये देखो स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है और मेडुला ओब्लोंगेटा जो आपका माइंड का एक पार्ट रहता है, मेडुला ओब्लोंगेटा से ये कनेक्टेड रहती है। ये पीछे की तरफ ऐसी सरफेस रहेगी एक, है ना? यहाँ से बहुत सारे एक तार का एक जाल सा निकलता है, ये मेडुला ओब्लोंगेटा है। ये जो ऑक्सीपिटल बोन है ये यहीं से निकलता है, इसमें थोड़ी सी जगह होती है और आपकी पूरी बॉडी के अंदर ये मूवमेंट चलते रहते हैं। फिर है कॉन्डाइल्स, महारंध्र के दोनों ओर। महारंध्र क्या है? ये देखो यहाँ पे दे रखा है महारंध्र, फोरामेन मैग्नम, इसको महारंध्र कह देते हैं हिंदी में। दोनों ओर एटलस C1 हमने देखा था। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसमें सबसे पहली वाली ऐसे रीढ़ की हड्डी है और पहली वाली जो हड्डियां थी वो कौन सी थी? सर्वाइकल। अब ये जो सर्वाइकल की हड्डियां हैं कितनी थी? ये 7 थी। 7 में से 2 हड्डियां सबसे इंपॉर्टेंट है। 7 में C1, C2, C3, C4, C7 इस तरीके से वह है। C1 है आपकी एटलस, C2 है आपकी एक्सिस। नाम दे रखे हैं यहाँ पर, दे भी रखा होगा। ये रहा C1 और C2 भी कहीं ना कहीं यहाँ पर दिया हुआ होगा। आगे C2 आ जाएगा ना, वो आगे आएगा ना सर्वाइकल के। हम जब रीढ़ की हड्डी देखेंगे उसमें आएगा। तो अभी आप इसको याद करते हो तो ठीक बात है, नहीं कर रहे हो तो बाद में हम देख लेंगे। पहले ये जो पार्ट है ये देख लेंगे, स्पाइनल कॉर्ड में ये पूरा पार्ट आएगा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो C1 से मिलकर एटलांटो ऑक्सीपिटल संधि, ये याद रखना। एटलांटो ऑक्सीपिटल क्यों कहेंगे? देखो कोई भी जो जॉइंट होगा उसका नाम ऐसे नहीं पड़ जाएगा, उसके कोई ना कोई उसका पीछे रीजन है। ये है अटलांटो। अटलांटो मतलब ये कौन सी हड्डी से मिलकर बना है? एटलस बोन से। ऑक्सीपिटल एक हड्डी है तो ये ऑक्सीपिटल। बस एटलस और ऑक्सीपिटल की हड्डियां जहां पर जुड़ रही हैं वो एक जॉइंट है। और आप इस गर्दन ऐसे आगे हाँ में हिलाते हो, यहाँ पे दे भी रखा है, हाँ वाली गति करती है C1। समझ गए? फिर है टेम्पोरल बोन, ये भी हमने पढ़ा है। ये भी आपकी बॉडी में कितनी मिलेंगी? 2 मिलेंगी। पैराइटल के नीचे, ऑक्सीपिटल बोन के आगे पीछे जुड़ी होती हैं। ये याद नहीं रहेगा आपको कौन सी किसके आगे जुड़ी है क्या नहीं जुड़ी है, इसीलिए हमने पहले डायग्राम से देखा था। 4 पार्ट हैं, याद रहते हैं तो अच्छी बात है, बाकी एग्जाम में पूछने के चांसेस इनके कम हैं। ठीक है? इसके बाद में है स्पिनोइड बोन, कपाल के आधार बनाती हैं ये स्पिनोइड बोन। चमगादड़ की जैसी आकृति होती है इनकी। ये भी हमने देखा था हमारी बॉडी में कहाँ पर होती है, ये समझ लिया। फिर है इथमोइड बोन, हल्की नाजुक बोन होती है। ये जो नेसल कैविटी है, कैविटी मतलब खाली जगह है, नाक की खाली जगह, हमने देखा था कि अंदर की साइड में जो हड्डी थी वो थी ये इथमोइड बोन। ये क्रेनियल फोसा है ना, उसका भाग बनाती है। और इसके भाग अगर आप याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी बाल की खाल यूजीसी नेट में अगर निकालें तो निकाल भी सकते हैं, इनके नाम आपको ध्यान में रखना है। फिर है एक राइनाइटिस, ऐसे कुछ बीमारियां प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो नेसल कैविटी की जो स्लेस्मिक या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें जब सूजन या फिर दर्द होता है तो उसको कहा जाता है राइनाइटिस ना। राइनाइटिस या फिर रिनाइटिस आप कह सकते हो। कहाँ पर होता है? नेजल कैविटी की म्यूकस मेम्ब्रेन में। अब जब पैरानेजल साइनसेस है ना, ये नाम चेंज हो जाएगा। यह राइनाइटिस, यह साइनोसाइटिस, साइनोसाइटिस की बीमारी होती है बहुत सारे लोगों के। तो पैरानेसल साइनसिस की म्यूकस मेम्ब्रेन में जब इन्फ्लेमेशन होगा उसको साइनोसाइटिस कहते हैं। सिंपल सा आपको ये नाम ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसकी डिटेल में अगर नहीं जाओगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम ध्यान में रखना है? एक तो आ गया ये नेसल कैविटी के जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, तो उसको तो आप क्या कहोगे? उसको तो कहोगे राइनाइटिस। और साइनोसाइटिस पैरानेसल साइनसिस के। एयर कैविटीज हैं जो कुछ विशेष कपाल अस्थियों में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। साइनोसाइटिस की कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये थोड़ा सा अलग एक पार्ट था, सामने आ गया तो यहाँ पर बता दिया। अब बात कर लेंगे फेशियल बोन्स की। 8 हड्डियाँ वो हो गई। अब 14 हड्डियाँ जो फेशियल हैं उनको फटाफट से देख लेंगे। समझ हमने लिया है कहाँ कहाँ पर होती हैं। 14 इनकी संख्या है, ये हमने समझ लिया। पहली है मैक्सिलरी ये लार्जेस्ट इरेगुलर फेशियल बोन है, जोड़े में होती है, मध्य रेखा से जुड़कर ऊपरी जबड़े का निर्माण करती है।
ये नीचे मैंडिबल है और ऊपर है मैक्सिला। मैंडिबल आ गई। मैंडिबल निचले जबड़े की एकमात्र सिंगल बोन है, चेहरे की सबसे बड़ी है, ठीक है, चेहरे की सबसे बड़ी है, और क्या है, मजबूत अस्थि भी है, ठीक है, सबसे बड़ी और मजबूत अस्थि है। ठीक है, इसके बाद में आगे क्या है, यह खोपड़ी की एकमात्र गतिशील है, ये बात मैंने आपको बताई थी। खोपड़ी मतलब यह आपका जो पूरा एरिया है, इसकी एकमात्र ऐसी जो बोन है वो क्या कर सकती है, मूवमेंट कर सकती है, जैसा कि हम बोल रहे हैं, ये बात भी हमने समझ ली थी। इसके बाद में है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन को चिक बोन भी कहा जाता है। गाल की ये जो बोन है ये रही जाइगोमेटिक। नेत्र गुहा के फ्लोर वगैरह लेटरल वॉल में भाग बनाती है, ये सारी बात हम देख चुके हैं। तो देख चुके हैं उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। फिर है पैलेटाइन बोन, ये पेड़ में होती है ना, हार्ड पैलेट का नाम करती है ये जो आपका तालू है वहाँ पर ये पाई जाती है। फिर है नेजल बोन, ये सब हम देख चुके हैं, सबसे छोटा होता है ना, ये नाक का निर्माण यहाँ पर नेजल बोन करती है। फिर है इंफीरियर नेजल कॉन्जुगा ना, ये क्या करती है, कहाँ पर, ये पीछे के साइड में स्थित रहती है, नेजल बोन है, और इंफीरियर मतलब अंदर ना, अंदर की तरफ ये मिलेगी, जो कि हमने देख लिया। काम क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ाती है, और जब हवा है, हवा के साथ में कोई गर्म हवा को करना और फिल्टर करना, ताकि हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा ना चला जाए, तो म्यूकस वगैरह ये जो जगह है वहाँ पर ये रहती है और मॉइस्चर बना के ये रखती है। फिर लैक्रिमल मोर, चेहरे की सबसे छोटी अस्थि है, ये सबसे छोटी बोन है। पूछ सकते हैं चेहरे की सबसे छोटी बोन कौन सी है, तो आप बता दोगे कि ये लैक्रिमल है। आंसू देखो, ये बहुत ही कमाल की बात आपको यहाँ पर मिलेगी। आंसू नेसो लैक्रिमल डक्ट द्वारा नासिका गुहा में जाते हैं। अब जब हम आंसू हमारे आते हैं तो आंखों से भी नहीं आते, नाक से भी पानी बहना शुरू हो जाता है। नाक से पानी नहीं बह रहा, वो आंसू हैं, और यहाँ पर जो ये बोन है, कौन सी बोन है, लैक्रिमल बोन है, वहाँ पर एक थोड़ी सी जगह रहती है ना, एक थोड़ी डक्ट रहेगी, उससे फिर ये आंसू आंख वाले यहाँ पे नाक में आते हैं और फिर नाक बहना शुरू कर देती है। उसको बोलते हैं नेसो लैक्रिमल डक्ट। डक्ट मतलब एक पाइप कह सकते हो, जिससे कि आपके जो आंसू हैं वो निकलते हैं, वो डक्ट भी इसका कई बार नाम है। फिर एक बोन बचती है वोमर, ये सिंगल होती है और नेजल सेप्टम का अधिकांश भाग बनाती है। सेप्टम एक और अगर मुड़ जाता है, इसमें नाक बंद होना और श्वसन समस्या हो सकती है अगर ये बंद हो जाता है तो। ये चेहरे की अस्थियां थी, कहाँ पर कहाँ क्या क्या होती हैं ये हमने पहले ही इनको देख लिया था। फिर हायोड बोन आपके गले में होती है, ये हमने समझा था, इसको लिंगुअल बोन भी कहा जाता है। स्मॉल और थिन बोन होती है, घोड़े की नाल, हॉर्स का जो शू है, और अंग्रेजी का जो यू अक्षर है, यू के जैसी आकृति होती है, इसको रूट ऑफ टंग के नीचे ये स्थित रहती है। रूट ऑफ टंग का मतलब जीभ है, जीभ का लास्ट वाला जो हिस्सा रहता है, हम देखेंगे आगे कहाँ पर रहता है, देख ही लो पहले, ये देखो, ये है जीभ, यहाँ पर ऐसे बंद होती है, ये यहाँ पर ऐसे, ये घोड़े की नाल इसी तरीके से रहती है, ये कहीं से भी नहीं जुड़ी होती, कमाल की बात है, दूसरी हड्डी से कहीं से भी नहीं जुड़ी हुई है। ये जो है ये आपकी ग्लैंड है, कौन सी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, ठीक है, और थायराइड ग्लैंड का ये जो कार्टिलेज है, इससे ये हड्डी जुड़ी होती है ना, तो ये फ्री मिलेगी हड्डी, ऐसे इसको आप जबड़े में दबा कर भी देख सकते हो। ये लिगामेंट अगर आपको पूछें तो ध्यान में रखना है, स्टाइलोहॉइड लिगामेंट है ना, ये हॉइड से आप इसको समझ जाओगे कि कौन सी बोन का ये लिगामेंट होता है। अब हाइड बोन को आप देख लो, जो भी हमने देखा उसको आप समझ सकते हो, बहुत ही सिंपल सा है, लिरिंग्स के ऊपर ये स्थित रहती है। आर्टिकुलेशन की बात करें, ये कहाँ से जुड़ती है, तो हाइड बोन एक फ्री बोन है, इंडिपेंडेंट है, कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है, किसी भी दूसरी हड्डी से ये जुड़ी हुई नहीं है, एकमात्र ऐसी हड्डी है जो दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती। लेकिन ये टेम्पोरल बोन है, उसकी स्टेलॉइड प्रोसेस से और क्या जुड़ते हैं, लिगामेंट द्वारा जुड़ती है, डायरेक्ट नहीं जुड़ती, उसके लिगामेंट ये काम में लेती है, वहां से कनेक्टेड रहती है। आप इसको टच कर सकते हो, जब ठुड्डी को ऊपर उठाया जाता है, ऐसे जैसे कि डायग्राम में दिखा रखा था, आप जब ऊपर उठाओगे तो हायोड बोन को, तो थायराइड कार्टिलेज है उसके ऊपर छूकर यहाँ पर ऐसे टच करके देख सकते हो। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर लगभग इसी तरीके से होता है,
एक बीच वाला पार्ट है, एक ग्रेटर कॉर्नु है और एक लेजर कॉर्नु है। ये दोनों हमने सारे डायग्राम में देखे थे। पीछे और ऊपर की दोनों और एक-एक, ये इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर पूछें तो ध्यान में रखना कि हायोइड बोन क्या आजकल पूछ लेते हैं, जैसे कि स्टर्नम का पार्ट पूछ लेते हैं कई बार। स्टर्नम के जो 3 पार्ट हैं उन तीनों को बताओ। कैसे बताओगे? देखा हुआ होगा तभी बताओगे। तो हायोइड बोन का पूछ लेते हैं। बीच वाला है बॉडी, फिर ग्रेटर है और फिर लेसर है। 3 इसके पार्ट हैं। और इसके बाद में फंक्शंस की बात करें तो ये आपकी जीभ को सहारा देने का काम करती है। जीभ को ये सपोर्ट देगी। बोलने में सहायक होती, मतलब बोलने में जो आपकी मसल्स काम में आती हैं, उन मसल्स को ये हेल्प करती है। निगलने में सहायक होता है। जब आप कुछ स्वेलो करते हो, निगलते हो, तो उसमें आपकी ये हेल्प करती है। ये बात हमने कर ली। अब कान की जो हड्डी हैं उनकी बात कर लेते हैं। 3 हड्डियां हमें देखने को मिलती हैं। मेलियस, इनकस, स्टेपिस। यहीं तक आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन अगर हम पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा डिटेल में भी इनको हम पढ़ लेते हैं। क्या बातें यहाँ पर लिखी गई हैं देखो। मिडिल एयर कैविटी में ये पाई जाती हैं और आपस में ये ओवल विंडो है ना, अंडाकार ये शेप में हमें देखने को मिलती हैं। साउंड वाइब्रेशन को ये इनर एयर तक पहुंचाने का काम करती हैं। कान का आपका पूरा ध्यान रखती हैं। मेलियस बोन को हैमर बोन भी कहा जाता है। हथौड़ा हस्ती का, हथौड़ा अस्थि का। हथौड़ा मतलब इसका नाम क्यों दिया है? ये हथौड़े के आकार की होती है। तीनों अस्तिकाओं में सबसे भारी होती है। भारी नहीं, बाहरी। बाहरी मतलब सबसे बाहर की साइड में। तो आपसे पूछेंगे सबसे बाहर कौन सी होती है, तो वो होगी ये आपकी मेलियस, फिर हैमर। सबसे बड़ी भी होती है। फिर है इनकस। इनकस मतलब ये एनविल शेप की होती है ना, निहाई के शेप की होती है। और ये स्टेपिस और मेलियस के MIS से ही आपको याद रखना है इसको। MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस आपकी बॉडी की सबसे छोटी अस्थि होती है, सबसे छोटी बोन होती है पूरी बॉडी की। तीनों में सबसे छोटी, तीनों में सबसे छोटी तो होती ही है। आपकी पूरी बॉडी की इतनी, ये नाखून जितनी जो शेप है इतनी होती है, इसकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती। और ये क्या काम करती हैं? जो भी आपके साउंड वेव आती हैं उनको कलेक्ट करती हैं, एम्पलीफाई करती हैं और अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करती हैं। बहुत ही सिंपल छोटे-छोटे इनके काम होते हैं। अब क्या बात कर ली? ये हो गई, ये हो गई और ये हो गई और यहाँ पर। पूरी जो ऊपर वाली जो बोन्स थी वो हो गई। अब आपकी आगे की हड्डियाँ बची हैं और पीछे की। आगे मतलब थोरेसिक केज, थोरेसिक जो आपको पिंजरा है वो हड्डियाँ बची हैं और रीढ़ की हड्डियाँ बची हैं। धड़ की अस्थि हैं, तो यहाँ पर वर्टिब्री कॉलम, रीढ़ की हड्डियाँ हो गई। रिब्स हैं, रिब्स मतलब आपकी पसलियाँ हैं और स्टर्नम है। ये हड्डियाँ बची हैं। इन हड्डियों को अब आप अभी देख सकते हो। ये हड्डियाँ कंप्लीट होते ही एक्सियल स्केलेटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो वर्टिब्री कॉलम, ठीक है। कशेरुका दंड को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है? रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, मेरुदंड भी कहते हैं, स्पाइन भी कहते हैं, ठीक है। और वर्टिब्री कॉलम आपका ये जो टेक्निकल नेम है वर्टिब्री कॉलम। और वर्टिब्री कॉलम में जो हड्डियां काम में आती हैं उनको वर्टिब्रास कहते हैं। इस तरीके से आप इनको समझ सकते हो। ये एकदम सीधी नहीं होती, इसकी जो शेप होती है, संरचना होती है, वो एस आकार की होती है और फ्लेक्सिबल होती है। क्या होती है? फ्लेक्सिबल होगी। आगे पीछे इधर उधर मुड़ने का काम आप कर सकते हो। कितनी हड्डियां इसके अंदर होंगी? 26 हड्डियां होंगी और इनको वर्टिब्रा कहा जाता है। यहाँ पर दे भी रखा है। प्रत्येक जो हड्डी है वर्टिब्रा है उसके बीच में इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है, जो कि फिब्रो कार्टिलेज, कार्टिलेज हमने देखा था, ऐसा कार्टिलेज जो कि शॉक जो होता है, जंप करते हो आप, भागते हो, उसको एब्जॉर्ब कर ले, वो यहाँ पर देखने को मिलता है। ये देख लो, ये आपकी धड़ की अस्थियां हैं, ये पसलियां हैं। कई बार हम इनको देख चुके हैं, बार बार अगर देखोगे तो और आपके समझ में आ जाएगा। समझने के लिए ये धड़ की अस्थियां हैं, ये आपकी स्टर्नम, ठीक है। और ये आपकी है वर्टिब्री कॉलम, ये रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। ये सब कुछ मिलती हैं, ये मिल गया, ये खोपड़ी मिल गई, धड़ मिल गया, तो आपका पूरा एक्सियल स्केलेटल सिस्टम बन जाता है। अब धड़ की अस्थियों के काम क्या हैं? वर्टिब्री कॉलम, रीढ़ की हड्डी क्या काम करेंगी? तो आपकी जो गर्दन है और आपका जो धड़ है उसको मजबूत और सपोर्टिव के साथ साथ फ्लेक्सिबल बनाने का काम करती हैं। ये आपका पूरा ऐसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लेकिन मजबूत भी तो होना चाहिए। स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड मतलब आपके जो माइंड है, माइंड से जो सिग्नल निकलने वाले जो
तार हैं जो आपकी पूरी बॉडी को चलाएंगे, स्पाइनल नर्व के जो रूट हैं उनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। ये आपकी जैसे रीढ़ की हड्डी है पीछे, तो रीढ़ की हड्डी ऐसे है और वो तार ऐसे आगे लगे रहते हैं ताकि कोई शॉक आए उसको एब्जॉर्ब कर ले ना। वो जो आपके नर्व के जो टिश्यूज हैं वो खराब नहीं हो। नर्वस सिस्टम अगर डैमेज हो गया तो दिक्कत पैदा हो सकती है, उसके भी बहुत बढ़िया तरीके से ध्यान रखता है। बॉडी वेट को ये सहारा देती है, कितना भी बॉडी वेट हो आपकी रीढ़ की हड्डी आपको खड़ा रखती है, शरीर को सीधा रखने में। अगर मैं खड़ा हूँ, आप अगर बैठे हो, तो इसमें रीढ़ की हड्डी का बहुत बड़ा रोल है। किसी की रीढ़ की हड्डी अगर डैमेज हो जाती है, वो उठ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, ताकत ही नहीं बनेगी, इतना सा ज़्यादा काम होता है। झुकना, मुड़ना, है ना, आगे चलना, ऐसी जो आपकी मूवमेंट होती हैं उसमें हेल्प करती है। इंटरवर्टिबल डिस्क हम देख लिया, शॉक को एब्जॉर्ब करती हैं, जो कि हमने समझ लिया था। बिना नुकसान पहुंचाए आप जंप कर सकते हो, इनमें शॉक जो होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इनके हड्डियों के बीच में अगर ये स्पंजी और शॉक को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी नहीं होती तो हड्डियां आपस में भिड़ती और चोट ज़्यादा लग सकती थी। फिर थिकनेस ऑफ डिस्क, ये डिस्क की जो सर्वाइकल और लंबर क्षेत्रों में सबसे मोटी होती है, ये ध्यान में रखना। ठीक है, डिस्क मतलब ऐसे जैसे हड्डियां हैं, तो ये हड्डी हो गई, यहाँ पर ऐसे कोई स्पंजी पार्ट लगा हुआ है, फिर हड्डी आ गई, फिर स्पंजी पार्ट लग गया, फिर हड्डी आ गई। तो ये डिस्क कौन सी जो वर्टिब्रा है, कौन सी रीढ़ की हड्डियों में ज़्यादा मिलेगी, ये पूछ सकते हैं, ये ध्यान में रखना। कौन सी में मिलेगी, देखो, एक तो सर्वाइकल, सर्वाइकल कौन सी है, आपकी सबसे ऊपर वाली हड्डियां सर्वाइकल है। फिर है लंबर, लंबर कौन सी हड्डियां हैं, आपकी कमर की हड्डियां होती हैं, वहां पर ये मोटा मिलेगा, कि यहाँ पर कोई आप वजन उठाते हो तो सबसे ज़्यादा जोर पड़ता है, और जब जब आप जंप करते हो तो सबसे ज़्यादा जोर आपकी कमर पे पड़ता है, इसलिए ज़्यादा होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो मूवमेंट्स होते हैं वो इन्हीं एरियाज में आपको देखने को मिलती हैं। फिर एडल्ट्स और इन्फेंट्स की बात करें तो ये हड्डियां थोड़ा सा अलग होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन कई बार पूछते हैं, शिशुओं में या फिर जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां देखने को मिलती हैं, 33। ठीक है, 33 हड्डियां कैसे होती हैं, सर्वाइकल होती हैं 7, 12, 5, 1, 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सैक्रम हो जाती है 5 और कॉक्सिस हो जाती हैं 4। ये 7, 12, 5 ऐसी की ऐसी रहती हैं। ये जो है, ये इसका अगर पार्टीशन आप बना दो तो ये तो है एडल्ट के लिए, और ये वाला हिस्सा है ये है चाइल्ड के लिए, या फिर बहुत छोटा बच्चा है उसके लिए। तो 12 और 7 19, 19 और 10 29, और प्लस 4 33। कितनी हड्डियां हो गई, 33, और यहाँ पर हम हड्डियां देख रहे हैं 26। इसलिए जब बड़ा हो जाता है बच्चा या फिर हम बड़े हो जाते हैं तो ये जो 5 हड्डियां हैं, ये 5 हड्डियां 1 2 3 4 5, ये हड्डियां ज्वाइन हो जाती हैं, और ज्वाइन होकर कितनी बन जाती हैं, एक हड्डी बन जाएगी। ये जो 1 2 3 4 टेल बोन और कॉक्सिक्स बोन इसको कह सकते हो, ये हड्डियां भी ज्वाइन होकर एक हड्डी बन जाती है, ये ध्यान में रख। ये आप देख भी सकते हो जो हमने देखा, और एडल्ट में तो 26 है ही, यहाँ पर बता रखा है, और छोटे बच्चे में ये छोटी छोटी जो हड्डियाँ होती हैं ये होंगी 33, हाँ 33 होंगी। नीचे की जो हड्डियाँ हैं ये 5 तो होंगी सैक्रम, और 4 होंगी आपकी कॉक्सिक्स। ध्यान में रखना, छोटी छोटी बातें हैं, कई बार पूछ लेते हैं। एस शेप होती है इसके, आप देख रहे हो इस तरीके से एस शेप है ना, एस इसी तरीके से लिखा जाता है। यहाँ पर ये हड्डियाँ हैं आपकी सर्वाइकल, फिर आपकी थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कोक्सिक्स, इस तरीके से ये हड्डियां हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से इनको आप समझ सकते हो। अब ये डिस्क की बात करी गई है ना, यहाँ पर डिस्क, तो ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी है, इनके बीच में यहाँ पर देखो ये डिस्क दे रखी है। डिस्क मतलब ये थोड़ा सा एक फॉर्म जैसे एक तरीका रहेगा। ठीक है, ये सारी बात हमने कर ली जो कि हमने समझी है। इसके बाद में क्या है, अब एक एक सर्वाइकल थोरेसिक इनको देखेंगे। सर्वाइकल वर्टिब्रा क्या है, खोपड़ी और जो थोरेसिक वर्टिब्रा है ना, ये थोरेसिक वर्टिब्रा है, इनके बीच 7 वर्टिब्राइज होती हैं। ये हमने देख ली कि 7 होती हैं। सबसे छोटी कशेरुकाएं होती हैं, स्मॉलेस्ट वर्टिब्राज, ये छोटी छोटी होती हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं होती। क्या काम करती है, हेड को सपोर्ट देती हैं
और सिर को ऊपर नीचे, दाएं बाएं और घुमाने में काम करती हैं। ये इस तरीके से काम में आती हैं। अगर इनकी और विशेषताएं देखें तो हर एक 1 से लेकर 7 तक होती हैं। तो प्रत्येक जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है इनके अंदर ट्रांसवर्स फोरामेन पाया जाता है, केवल सर्वाइकल वर्टिब्रा में होता है। ट्रांसवर्स फोरामेन क्या है? जो आपकी सप्लाई है माइंड की, वो ले जाता है। इनसे होकर जो वर्टिब्रल आर्टरी है वो गुजरती है, जो मस्तिष्क को रक्त पहुंचाती है। ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट है, इसको नहीं भूलना है। आपसे पूछ सकते हैं कि वर्टिब्रल जो आर्टरी है, वर्टिब्रल आर्टरी क्या काम करती है? तो वर्टिब्रल आर्टरी से आपको ऐसे लग रहा होगा कि वर्टिब्रल आर्टरी वर्टिब्रा को ब्लड सप्लाई पहुंचाती है, ऐसा नहीं है। वर्टिब्रल जो आर्टरी है वो मस्तिष्क को रक्त आपूर्ति, आपके माइंड को ब्लड पहुंचाती है, उसको न्यूट्रिएंट उसी के थ्रू जाते हैं। अब ये जो है ये कहाँ पर मिलती है? तो ये मिलती है ट्रांसवर्स फोरामेन होता है, और ये ट्रांसवर्स फोरामेन पाया जाता है सर्वाइकल की हड्डियों में। ठीक है, सर्वाइकल बोन 1 से लेकर जो 7 तक होती है। फिर है स्पाइनस प्रवर्ध, सामान्यतः द्विमुखी पाया जाता है ना, ये आप याद रहे तो अच्छी बात है। उसके बाद में समझने वाली चीज है ये तीसरी से छठी, C3 से है ना, C3 मतलब C1, ये 7 है। तो कहाँ से दे रखा है? C3 से C6 आकृति में समान होती हैं ना, स्मॉल होती हैं और बाइफिड नेचर होती हैं, दो मुख होते हैं इनके, दो इनके फेस होते हैं। इसके बाद में और क्या है देखो, C1 एटलस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक है एटलस और दूसरी है एक्सिस। तो C1 जो है, C1 से लेकर यहाँ पर देख लो आप, ये रहा C1 वाली जो हड्डी है, हड्डी तो क्या है, छोटी छोटी ये वर्टिब्राज है, उसको एक्सिस बोलेंगे C2 को, C1 को बोलेंगे एटलस। C1 क्या है? एटलस। C2 को एक्सिस। बाकियों के नाम नहीं है, ये ज़्यादा काम में आते हैं तो इनका नाम निकाल दिया गया है। सबसे पहली वाली जो C1 है, ये प्रथम सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को एटलस कहते हैं, ठीक है। इसे यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये सिर को सहारा देती है, सिर को ये सपोर्ट देने का काम करती है। इसके अंदर बॉडी नहीं होती, स्पाइन नहीं होता, ठीक है। अंगूठे की रिंग है उसके समान होती है। ये शेप वगैरह नहीं पूछते, लेकिन आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, अगर जॉइंट्स की बात करें तो जॉइंट्स में अगर आप देखोगे इसको तो ऊपर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स ना, ऑक्सीपिटल नाम क्यों आया? सर्वाइकल हड्डी पीछे रहती है और पीछे वाले जो स्कल की हड्डी थी उसको क्या नाम देते हैं? ऑक्सीपिटल। नीचे रहती है एक्सिस जो कि है C2, C2 से मिलकर एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनाती है, ये हमने देख लिया। एटलस हड्डी है, एटलस किससे जुड़ रही है? ऑक्सीपिटल से। तो एटलस और ऑक्सीपिटल दोनों जुड़ गई तो क्या बनेगा? ये आपका ये जॉइंट बन जाएगा। ये जो हड्डी है सिर को हाँ जो नोड करते हैं उसमें ये आपकी हेल्प करती है, ये ध्यान में रखना है। आपसे पूछ सकते हैं सिर को हाँ में हिलाने के लिए कौन सी हड्डी काम में आएगी? C1। C1 का नाम क्या है? एटलस। C2 का नाम क्या है? एक्सिस। C1 का जो जॉइंट है उसको कौन सा जॉइंट बोलेंगे? एटलेंटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। एटलेंटो मतलब एटलस, ऑक्सीपिटल मतलब उस हड्डी से जुड़ा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट अगर देखोगे तो है एक्सिस। तो ये सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है, उसको आप क्या बोलोगे? एक्सिस बोलोगे। यह एटलस के घूमने के लिए पिवट पॉइंट बनता है। पिवट पॉइंट मतलब ये ऐसे एक पॉइंट है और इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है तो आप ऐसे घूम सकते हो। जैसे कि आप, मैं ऐसे खड़ा हूं और मेरा एक जो पंजा है वो है, आप ऐसे ऐसे घूमते हो तो घूमने के टाइम पर आपका जो पंजे से जो ट्विस्टिंग की मूवमेंट हुई है उस मूवमेंट को बोलेंगे पिवट। और जिस पॉइंट पर जो मूवमेंट होगी वो होगा पिवट पॉइंट। फिर डेंस है ना, डेंस को अगर आप याद रखना चाहो तो रख सकते हो। एक्सिस की जो बॉडी है उसके ऊपर की ओर कील जैसा कुछ निकला हुआ रहता है, ठीक है, ये ओडोनॉइड प्रोसेस या डेंस कहलाता है। ठीक, कील जैसा कुछ निकला हुआ रहता है, इसके ऊपर आपकी जो एटलस बोन है वो फंसती है, इस तरीके से रहता है।
सिर को आप ना करके घुमाते हो, ये इसमें काम में आता है। डेंस की स्थिति को बनाए रखने के लिए ट्रांसवर्स लिगामेंट होता है कि वो ऐसा का ऐसा रहे, ऐसा का ऐसा टिका रहे। तो उसके लिए कोई ना कोई लिगामेंट होगा, तो उसको स्टेबल रखेगा, स्टेशनरी रखेगा, वो होगा ट्रांसवर्स लिगामेंट। अगर हम देखें क्लिनिकल इसकी इंपॉर्टेंस, तो किसी को जब फांसी दी जाती है, हैंग किया जाता है, तो यही जो ट्रांसवर्स लिगामेंट है ये टूट जाता है। डेंस मेडुला ओब्लंगेटा एवं स्पाइनल कोड को कुचल देता है, तत्कालिक मृत्यु हो जाती है। क्या करता है? मेडुला ओब्लंगेटा जो आपकी पावर सप्लाई है पूरी बॉडी को जो मिल रही है नर्वस सिस्टम वगैरह की, उसको तोड़ देता है। तोड़ने से स्पाइनल कोड आपकी वो कुचली जाएगी। स्पाइनल कोड मतलब आपके माइंड से जो तार निकल रहे हैं पूरी बॉडी को सिग्नल देने के लिए, वो टूट जाएंगे। टूटने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। फिर है थोरेसिक वर्टिब्रा। कितनी हड्डियां होती हैं? 12। T1 से T12। सर्वाइकल से बड़े ऊपर से नीचे क्रम से, ये हमने देख लिया। कहाँ कहाँ पर रहते हैं थोरेसिक वर्टिब्रा? आपके ये जो चेस्ट है इसके जस्ट पीछे वाली जो हड्डियां होती हैं सर्वाइकल से जस्ट नीचे, ये देख लो यहाँ पर, ये रही आपकी सर्वाइकल, ये है थोरेसिक T1 से T12। लंबर में L1 L2 L3 L4 L5। ऐसे ही थोरेसिक में इनका नाम होता है T1 T2 से लेकर T12। सैक्रल में 5 होती हैं ये बच्चों में, वापस जुड़कर फिर ये क्या हो जाती हैं? सैक्रल और कॉक्सिक्स, फिर ये एक एक बन जाती हैं। ये आपकी टेलबोन होती है, टेलबोन इसको कह सकते हैं। 4 जुड़कर फिर ये एक बन जाती हैं। इसके बाद में अगर आप देखो लंबर, लंबर में 5 हड्डियां होती हैं, L1 L2 L3 और L5। L1 L2 L3 L4 L5। इसी तरीके से थोरेसिक में भी हड्डियां हैं, T1 T2 T3, इस तरीके से 12 हड्डियां हैं। सर्वाइकल में ये ऐसे 7 हड्डियां आपको मिल गई, ठीक है। लंबर में 5 हो गई। सैक्रल में एक ही हड्डी हो जाती है ये, ठीक है, 5 जुड़कर। और कॉक्सिक्स जो टेल बोन है, इसके अंदर ये एक हड्डी होती है। इतनी बार हमने देख लिया, मुझे नहीं लगता अब शायद आपको कोई दिक्कत होगी इसके अंदर। सबसे बड़ी और मजबूत वर्टिब्रास आपकी कमर की हड्डी ही होती है। थोरेसिक और थोरेसिक के बीच निचली पीठ में बॉडी, ये यहाँ पर दे रखी, थोरेसिक और सैक्रल के ये बीच में होती है। फिर है सैक्रम या फिर सैक्रल बोन्स। ये S1 से S5 आपस में जुड़कर एक त्रिभुजाकार एक हड्डी बना लेते हैं, एक ही बोन होती है। श्रोणी के पीछे और नीचे, श्रोणी मतलब आपकी जो कमर है इसके नीचे स्थित रहती हैं। और कॉक्सिस, टेल बोन भी कहा जाता है। 4 कॉक्सिजियल वर्टिब्रा आपस में जुड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। बच्चे में 4 होती हैं, इसलिए तो वो 33 बनी, 33 बनी, और इनको मिलकर ये एक बन जाती है। अब आपकी थोरैक्स की बात कर लेते हैं, वक्ष की बात कर लेते हैं, चेस्ट की बात कर लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं आजकल, तो ये बहुत ही इनका फेवरेट टॉपिक हो गया है। क्या है देखो, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है, बोन और कार्टिलेज से बना एक कोन शेप्ड पिंजरा है, इसे थोरेसिक केज या फिर वक्षीय पिंजरा कहते हैं। ये जो आपकी खाली जगह है यह वक्षीय गुहा, थोरेसिक कैविटी। और यहाँ पर कोई अगर पिंजरा है उसको कहेंगे थोरेसिक केज या फिर वक्षीय पिंजरा। वक्ष कहते हैं ना इसको, वक्ष कहते हैं। कंपोजिशन ऑफ थोरेसिक के किस किस से मिलकर बना है? तो पीछे की ओर क्या है? 12 थोरेसिक वर्टिब्राज हैं पीछे, वर्टिब्राज है थोरेसिक के T1 से T12, ये हमने देख लिया। यहाँ पर इंटरवर्टिबल डिस्क भी आती है, ठीक है। पीछे की तरफ तो ये है। सामने की तरफ क्या है? सामने की तरफ एक तो है ये बीच वाली हड्डी, यहाँ पर हाथ लगा के आप पता लगा सकते हो। 12 इसकी हैं रिब्स, रिब्स मतलब 12 इसकी हैं पसलियाँ, ये पसलियाँ, इनको भी आप टच करके पता लगा सकते हो। और 12 इनके कोस्टल कार्टिलेज हैं। कोस्टल कार्टिलेज मतलब ये जो पसलियां हैं ये डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, इनके आगे एक कार्टिलेज लगी रहती है ताकि उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, रिजिड ना हो, इतनी ज़्यादा मजबूत ना हो। वक्स का निचला भाग ऊपर के भाग से चौड़ा होता है, निचला भाग थोड़ा सा चौड़ा मिलेगा, ऊपर का भाग थोड़ा सा संकड़ा होता है। कैसे होता है ये हमने देख भी लिया, और इनको बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में देखो। क्या हमने पढ़ा? देखो जो हमने पढ़ा है यहाँ पर सब कुछ दे रखा है। सबसे पहले तो ये कार्टिलेज की बात हुई थी, ये रही आपकी कोस्टल कार्टिलेज, ठीक है। कोस्टल कार्टिलेज है, ये है आपकी रिब्स, ये है रीढ़ की नहीं है ये, है ना, ये आपकी है पसलियाँ। तो ये बीच वाली जो हड्डी है ये है स्टर्नम, स्टर्नम हड्डी, ये यहाँ से यहाँ तक है पूरी,
ठीक है, ये पूरी आपकी, ठीक है। अब इसके अलग अलग नाम है ना, इसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम समझेंगे। अलग अलग नाम है। एक तो ये नाम है छोटे वाला यहाँ पर जो नीचे दे रखा है, ये एक तरह से कार्टिलेज टाइप का होता है। इसको बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। क्या बोलेंगे? ज़ीफॉइड प्रोसेस। थोड़ा सा इसको और अच्छे से अगर आप देखना चाहो, ये देखो, ये है ज़ीफॉइड प्रोसेस। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में और अगर देखना चाहो तो ये स्टर्नम का ही पार्ट है। स्टर्नम 3 पार्ट से मिलकर बना है। ये इसकी बॉडी है, ये ज़ीफॉइड प्रोसेस है। ये जो है इसको बोलते हैं मेनुब्रियम। ये मेनुब्रियम है। अब मेनुब्रियम से ऊपर एक ये खाली ऐसे नोच सी रहती है। इस नोच को बोलते हैं जैगुलर नोच। स्टर्नम का ये पार्ट है। स्टर्नम के ये 3 पार्ट हो गए। मेनुब्रियम, ये इसकी मेन बॉडी स्टर्नम होगी। यह नीचे कार्टिलेज टाइप का एक सरफेस रहती है, उसको बोलते हैं ज़ीफॉइड प्रोसेस। ये है ज़ीफॉइड प्रोसेस का नाम है। ये रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये देख लिया। ये पसलियां स्टर्नम से डायरेक्ट नहीं जुड़ रही, ये देखो यहां तक ही आ रही हैं। आगे ये जुड़ रही हैं, तो आगे ये जुड़ रही हैं कार्टिलेज से। कौन सी कार्टिलेज है? ये है कोस्टल कार्टिलेज। इनका नाम है कोस्टल कार्टिलेज। रिब्स आपने देख ही ली, कितनी रिब्स हैं? 12 इस साइड है, 12 इस साइड है। कितनी हो गई? 24। एक आपकी स्टर्नम बोन है। यही हमने देखा था कि आपकी ये कितनी होती हैं? 25 होती हैं। क्या होती हैं 25? थोरेसिक केज में हड्डियां होती हैं। ये हमने जो स्टर्नम को समझा है, स्टर्नम ऐसे एक हड्डी है लेकिन 3 पार्ट है इसके आपस में जुड़ी हुई है। ये जुगुलर नोच को भी कई बार पूछते हैं, ठीक है। यहाँ पर है क्लेविकुलर नोच। क्लेविकल आपकी बोन है, ब्यूटी बोन है, ये क्लेविकल बोन है। ये यहाँ पर इसकी नोच है। ये इस डायग्राम के अंदर जो भी था, ये स्केपुला बोन है, इसके पीछे है। ये आपका जो अस्थि पंजर है, इसके पीछे कंधे की जो नीचे वाली चपटी जो आपकी बोन है, ये दोनों साइड है, ये है स्केपुला बोन। और ये पीछे रीढ़ की हड्डी आपकी दिखाई दे रही है। ये पूरा हमने जो लिखा हुआ था ये समझ लिया। अब थोरेक्स को जो हमने पढ़ा है उसको आप समझ सकते हो, ठीक है। क्या लिखा हुआ है देखो। हार्ट, लंग्स और कुछ अपर एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं, उनकी रक्षा करता है। ये बात हम मानते हैं। ये जो है ये आपके हार्ट है, लंग्स हैं, इनकी प्रोटेक्शन करने का काम करता है, ठीक है। पेक्टोरियल गर्डल एवं अपर लिम्स को सहारा देता है। पेक्टोरियल गर्डल कौन सी है? ये वाली ऊपर वाली। इनको सहारा देने का, सपोर्ट देने का काम करता है। पसलियां हैं, कोस्टल कार्टिलेज है, श्वसन के लिए लचकदार इलास्टिक मैकेनिज्म प्रदान करता है। इलास्टिसिटी भी इनके अंदर होती है क्योंकि वो हमने देखा था ना, कोस्टल जो कार्टिलेज है वो फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, इनकी ज़्यादा मजबूती नहीं होने देते। स्टर्नम पसलियों के जुड़ने के लिए सामने का आधार, हाँ ठीक है, सामने का आधार तो प्रदान करते ही हैं। अब बात कर लेते हैं स्टर्नम की। जो हमने देखा था वो सब कुछ यहाँ पर आप देखोगे। देखो, स्टर्नम को एक और बोन के रूप में जाना जाता है जो कि नाम है ब्रेस्ट बोन। वक्स के ठीक मध्य में सामने की ओर त्वचा के नीचे स्थित एक चपटी ये हड्डी रहती है ना। और ये सारी बातें पोस्टीरियर की, इसकी एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 सतह रहती हैं। पसलियां कोस्टल कार्टिलेज से जुड़ती हैं, ये ध्यान में रखना। कई बार पूछते हैं कि पसलियां किससे जुड़ती हैं, तो पसलियां जुड़ेंगी आपकी कार्टिलेज से। और उस कार्टिलेज का जो नाम है वो क्या है? कोस्टल कार्टिलेज। ऊपर का हिस्सा क्लेविकल को सहारा देता है। ब्यूटी बोन, क्लेविकल उसको सपोर्ट देने का काम करता है। पार्ट देख लो इसके, ये दे रखे हैं, हमने पढ़ भी लिए इनको। मेनुब्रियम, स्टर्नम की बॉडी और ज़ीफॉइड प्रोसेस, ये पार्ट हैं। किसके पार्ट है? आपकी स्टर्नम के। ये देख भी सकते हो आप, ये पार्ट जो हमने पढ़े थे, वापस इनको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। बीच वाला दो यहाँ पर दे रखा है, ये जो बॉडी है ये हमने देखा था, ये बॉडी है। और ये ज़ीफॉइड प्रोसेस है, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। ये फैसेट फॉर कोस्टल कार्ट, फैसेट मतलब ये खाली जगह है, यहाँ पर आकर कार्टिलेज जुड़ती हैं और कार्टिलेज से आगे फिर आपकी रिब्स जुड़ती हैं। ये देखो यहाँ पर, ये रही, ये रही, ये रही, है ना, ये यहाँ पर मिलेंगी। कितनी है ये? आगे देखेंगे कि कितनी तो स्टर्नम से जुड़ती हैं और कितनी नहीं जुड़ती, ठीक है। एक और बच गया, ये है मेनुब्रियम, है ना, ऐसी शेप होती है मेनुब्रियम की। 3 पार्ट हो गए। मेनुब्रियम
मेन बॉडी और जीफोइड प्रोसेस। ये कोस्टल कार्टिलेज है ना, फेसेट, पहली कोस्टल कार्टिलेज यहाँ से जुड़ती है और फिर ऐसे जुड़ती हुई चली जाती है। ये जगुलर नोच है, ठीक है, और ये क्लेविकुलर नोच है। क्लेविकल मतलब यहाँ पे आके जुड़ेगी, और इसको आप साइड से देखोगे तो आपको ऐसा दिखाई देगा। ये साइड का इसका डायग्राम है। मेनोब्रियम, ये मैन इसकी जो है वो बॉडी हो गई, नीचे है जीफोइड प्रोसेस। कई बार देख लिया, इसमें आपको दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए। मेनोब्रियम की बात कर लो, स्टर्नम का सबसे ऊपरी तिकोना भाग, ठीक है, ये बात हम कर चुके, तिकोना भाग है, हमने देख भी लिया। इसके बाद में क्या है, दोनों ओर क्लेविकुलर नोच जिनसे क्लेविकल जुड़ती है, यह जोड़ स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट कहला जाता है। तो ये आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ पर है ये, देखो, ये क्लेविकुलर नोच है। इसका मतलब जो हड्डी है, कौन सी हड्डी है, क्लेविकल हड्डी है, यहाँ पर आकर जुड़ती होगी, तो यहाँ पर आकर जुड़ेगी। तो ये जो बोन है, ये कौन सी है, स्टर्नम बोन है। ये बोन कौन सी है, क्लेविकल बोन है। स्टर्नो क्लेविकुलर बोन या फिर स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट। कितना इजी हो गया। इस तरीके से आप इनको अगर समझोगे, जॉइंट्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं संधियों से दोनों को पेक्टोरल गर्डल सीधे जुड़ती है। पेक्टोरल गर्डल मतलब पीछे वाला जो हिस्सा है वो डायरेक्ट इससे जुड़ जाएगा। लेटरल कोस्टल जो खांचे हैं, प्रथम पसली कोस्टल कार्टिलेज, दूसरी पसली कुछ भाग जुड़ता है। ये कार्टिलेज की बात हो रही है, कार्टिलेज जुड़ेगा, फिर उनके पीछे रिब्स जुड़ती हैं, इसी तरीके से बताया गया है। ऊपरी बॉर्डर पर बता रखा है सुप्रा स्टर्नल खांच है, ये जगुलर नोच होता है, जगुलर नोच को भी हमने देख लिया। फिर है मेन्यूब्रियोस्टर्नल जॉइंट, ये कौन सा होता है, क्या है, एक तो है मेन्यूब्रियम और एक स्टर्नल। स्टर्नम को स्टर्नल बोला गया है, बहुत ही सिंपल सा, कुछ नहीं इसके अंदर। मेन्यूब्रियम और स्टर्नम की बॉडी के बीच स्थित होता है। कौन सा है, देखो यहाँ पर दे नहीं रखा, लेकिन हम समझ सकते हैं। ये जॉइंट की बात की गई है, देखो ये दे भी रखा है, एक्सटर्नल जॉइंट, ठीक है, इसी की बात की गई है ना। हिंज की भांति काम करता है, हिंज जॉइंट होता है, थोड़ा सा इस तरीके से मूव करता है। श्वास लेने पर स्टर्नम आगे की ओर गति करता है। आप श्वास लेकर देखो, स्टर्नम आगे की तरफ आएगा, फिर ये वापस नीचे की तरफ चला जाएगा। इस संधि का एक हल्का कोण बनता है, जिसको बोलते हैं स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ लुइस। एंगल ऑफ लुइस पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में एंगल ऑफ लुइस कहाँ बनता है, पूछ सकते हैं। आप तो बता देना, क्योंकि आपने तो इसको पढ़ ही लिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर अब बॉडी ऑफ स्टर्नम, मेन्यूब्रियम की तुलना में लगभग ये दोगुना होता है, ठीक बात है, संकड़ा भी होता है। इनके नोच पर दूसरी पसली, तीसरी और सातवीं पसलियां जुड़ती हैं, ये बात हमने देख ली। कौन सी पसली जुड़ती है, कौन सी फ्री बोन होती है, रिब्स होती है, उनको भी हम देख लेंगे। जीफोइड प्रोसेस है, सबसे नीचे होगी, सबसे निचला और छोटा और पतला भाग होता है। शिशु अवस्था में ये कार्टिलिजिनियस होता है, बच्चा जब होता है तो ये कार्टिलिजियस मतलब मुलायम जैसा होता है। प्रौढ़ावस्था में पूरी हड्डी बन जाता है ये, ठीक है, ओसिफिकेशन इसका हो जाता है। किसी पसली या कोस्टल कार्टिलेज से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़ता, ये हमने देखा है, देखो कहीं से भी कनेक्ट नहीं हो रहा, कहीं पर भी कोई जगह नहीं है, जुड़ने की जगह ऊपर ऊपर थी, यहाँ पर कोई जगह जुड़ने की दिखाई नहीं दे रही, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये कहीं पर भी नहीं जुड़ेगा। कुछ पेशियां और लिगामेंट्स इससे जुड़ी रहती हैं, लेकिन ये बाकी नहीं जुड़ता ना, खुद तो जुड़ने के लिए कहीं पर रहता है, लेकिन ये जब जुड़ेगा तो एक जॉइंट बनाएगा, वो है इनका जीफोइड और एक्सटर्नल। जीफोइड और एक्सटर्नल को बनाया हुआ जॉइंट है, तो ये हो गया जी फिस्टर्नल जॉइंट। जी फिस्टर्नल जॉइंट नाम अगर आपको बताए, इन जॉइंट में आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी, कोई समस्या नहीं आएगी। फिर है आपकी रिब्स, तो रिब्स को भी आपको समझना जरूरी है। रिब्स क्या होते हैं, तो रिब्स को समझ लो। अब ये रिब्स को समझने के बाद में पूरा आपको ये जो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम है क्लियर हो जाएगा। पसलियाँ चपटी हैं, हल्की सी घुमावदार अस्थियाँ होती हैं। तो इस तरीके से ये बनती हैं और अधिकांश भाग ये बनाती हैं। 12 जोड़ी की ये पसलियाँ होती हैं। कितनी हैं, 12। 12 जोड़ी हैं, तो 12 इस साइड है और 12 इस साइड है, टोटल ये बन जाती हैं आपकी 24, है ना, ये तो हमें पता है। बीच में इनके स्टर्नम बोन है और टोटल ये 25 इसी तरीके से बनती हैं। रिब्स मतलब पसलियाँ। प्रत्येक पसली पीछे की ओर वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती है, आपकी रीढ़ की हड्डी से पीछे की तरफ जुड़ती हैं ये, आगे की तरफ स्टर्नम में आ जाती हैं।
इंटरकोस्टल इनके बीच में स्पेस होता है, दो पसलियों के बीच का जो स्थान होता है वो क्या होता है, इंटरकोस्टल स्पेस, याद में रखना इंपॉर्टेंट है। इनमें इंटरकोस्टल मसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स और तंत्रिकाएं भी होती हैं इनके अंदर, ठीक है, ये सारा कुछ काम करती हैं। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं पुराना क्वेश्चन है लेकिन पूछ सकते हैं। रिब्स जो होती हैं 1 से लेकर 7 तक, अब कितनी रिब्स हैं, 1 से लेकर 12 तक की रिब्स हैं। 1 से लेकर जो 7 तक की रिब्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, इनको आप कह सकते हो ट्रू रिब्स। क्या कह सकते हो, ट्रू रिब्स, 1 से लेकर 7 तक, पहली से 7वीं पसलियां प्रत्यक्ष रूप से स्टर्नल के जो कोस्टल कार्टिलेज हैं उनकी हेल्प से जुड़ी रहती हैं। ये जो रिब्स यहाँ से आई ये स्टर्नम है, रिब्स यहाँ से आकर और जो कोस्टल कार्टिलेज है डायरेक्ट 1 से 7 ही जुड़ती हैं, 1 से लेकर 12 तक की सभी स्टर्नम से नहीं जुड़ती, ये बात आपको पहले समझनी है। वर्टिब्री एवं स्टर्नम दोनों से जुड़ी होती हैं, 1 से लेकर 7 तक जुड़ती हैं। इसके बाद में आप यहाँ पर इनको देख भी सकते हो, हाँ पहले इनको देख लो उसके बाद में उस डायग्राम पे आएंगे। अब ट्रू रिब्स हो गई 1 से 7 वाली, 8 से 10 वाले जो रिब्स हैं, पसलियां हैं, ये 8 से 10वीं होती हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फॉल्स रिब्स, है ना, नाम आपको ध्यान में रखना है, नाम में बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है, ऐसे नाम पूछते हैं। ये अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी होती हैं, इनकी जो कोस्टल कार्टिलेज है आपस में तथा 7वीं पसली की कार्टिलेज से जुड़ी होती है, डायरेक्ट स्टर्नम से नहीं जुड़ती, जो 7वें नंबर की जो आपकी ये रिब्स है उससे जुड़ी होती हैं ये, ठीक है, सारी जुड़ी होती हैं। और 11 और 12वीं है, ये है फ्लोटिंग, तैरने वाली पसली हैं, ये तैरती रहती हैं। और 11वीं और 12वीं है ये फ्री होती है, आगे का हिस्सा ये फ्री रहता है, कहीं से भी नहीं जुड़ा होता, पीछे ये रीढ़ की हड्डी से जरूर जुड़ी होती हैं, केवल वर्टिब्री कॉलम से जुड़ती हैं। अगर टिपिकल रिब्स की बात करें तो तीसरी से 9वीं, कहाँ से लेकर तीसरी से 9वीं प्रतिरूपी पसलियां कहलाती हैं टिपिकल रिब्स। एक्चुअल में रिब्स क्या होती हैं, ये तीसरी से 9वीं जो आपकी जो पसलियां रिब्स हैं उनको आप कह सकते हो। कोस्टल ग्रूव भी होता है, पसली के निचले बॉर्डर पर स्थित होता है, इसमें इंटरकोस्टल नर्व, आर्टरीज, वेन्स सुरक्षित रहती हैं। कहाँ पर रहती हैं, पसली के निचले बॉर्डर पर, ये पसलियां हैं तो इनके निचले बॉर्डर पर ये स्थित रहता है ग्रूव मतलब एक तरह से एक स्थान रहता है। तो टिपिकल रिब्स आपकी 3 से 9 तक है, ये भी आपने समझ ली। अब इसको समझ लो, इसको समझने के बाद में आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम क्लियर हो जाएगा। क्या हमने देखा, सबसे पहले वास्तविक या फिर जो ट्रू रिब्स थी वो कितनी है, 1 से लेकर 7 तक वास्तविक है, 1 से लेकर 7 तक। क्या ये डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, बिल्कुल जुड़ी हुई हैं, देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 7वां नंबर यहाँ पर बनाया नहीं है लेकिन ये 7वीं यहाँ तक जुड़ी हुई है, ठीक है, ये बात आपको समझनी है। अब ये जो सातों जुड़ी हुई हैं ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 हो गई, ठीक है, काउंटिंग में अच्छा आ रही है लेकिन आपको समझाने के लिए ये है कि ये 7 है, ये 7 डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं, देखो, ठीक है, स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ी हुई है। अब ये जो फॉल्स रिब्स हैं 8 से 10वीं, 8 और 8 9 और 10, ठीक है, 8 9 और 10, ठीक है, ये तीनों आपकी जुड़ी हुई रहेंगी, जो 7वें नंबर की है इससे जुड़ी हुई रहती हैं, जो कि हमने देखा है। 11 और 12 की जो रहती हैं, है ना, ये जो 11 है और ये 12 है, ये कहीं से भी नहीं जुड़ी होती, ठीक है, समझ गए इस बात का मतलब। तो ये जो 11वीं 12वीं नहीं जुड़ी हुई हैं ये हो जाएंगी फ्लोटिंग, ये जो 8 9 और 10 7वीं से जुड़ी हुई हैं ये हो जाएंगी फॉल्स, और 1 से 7 तक की क्या हो जाएंगी, ट्रू रिब्स हो जाएंगी। और इंटर कोस्टल स्पेस रहता है, इनके बीच में जो जगह है, ये जो जगह है इसको बोला जाता है इंटरकोस्टल स्पेस, पूछते हैं कई बार, ध्यान में रखना। टिपिकल रिब्स की बात करें तो कौन सी होंगी, तीसरी से 9वीं के बीच में, इनको टिपिकल रिब्स कहा जाता है। ये क्लासिफिकेशन और रिब ऑफ रिब्स है और आपकी पसलियों का वर्गीकरण है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही आराम से हमने इस टॉपिक को समझने की कोशिश की है। एक और हमारा वीडियो बच जाएगा, उसमें हम अपेंडिकुलर देखेंगे
और फिर हमारा स्केलेटल सिस्टम आपका कंप्लीट हो जाएगा। धन्यवाद।